अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल काशुर साइंटिस्ट। दिस इज़ योर होस्ट शाहिद फारूक और आज हमारी जहलम सीरीज़ का पहला लेक्चर रहेगा मैथमेटिक्स पार्ट का, जो कि रियल नंबर्स पे है। और रियल नंबर्स पे आगे एक दो लेक्चर और भी आएंगे और ये पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहले तो बेसिक डेफिनेशन क्या है रियल नंबर्स की, उसके बाद देखेंगे हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, और फिर यही यूज़ करके हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में कैसे निकाल सकता हूँ दो नंबर्स का। और फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो है वो कॉम्बिनेशन, मतलब मानो अगर रियल नंबर्स एक सेट है मेरा पूरा रियल नंबर्स, देन उसमें जो नंबर्स आने वाले हैं दैट आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने पहले ही 9th क्लास में पढ़ के रखा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। रैशनल नंबर्स को हम जब लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को जिनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये रैशनल नंबर्स है। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन की अगर बात करें तो या तो वो टर्मिनेटिव होती है, कुछ डिजिट्स के बाद इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेटिव, या होती है नॉन टर्मिनेटिंग अगर भी, तो तब जाके वो कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होती है हमारी किसमें, रैशनल नंबर्स में। या हम इनके डिनोमिनेटर को 2 पावर n 5 पावर m की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। और अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स है वो नंबर्स जिनको मैं इस p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाता हूँ। और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन की बात अगर करें तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो डिजिट्स के बाद रिपीट नहीं करते। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो पाई मेरा एक इरेशनल नंबर है, √2 जितने भी रूट्स है ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। यूलर्स नंबर भी इरेशनल नंबर है, ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल। अब इन दोनों सेट्स को मिला के, इरेशनल और रैशनल दोनों को मिला के जो मेरे पास नंबर्स बनते हैं कंबाइन, उनको मैं बोलता हूँ कि दीज आर रियल नंबर्स। ये थी हमारी बेसिक डेफिनेशन रियल नंबर्स की। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है हमें पता है, प्राइम नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइम एंड कंपोजिट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। कंपोजिट और प्राइम में हमारे पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है जिसका हम देख रहे हैं कि ये प्राइम है कि नहीं। अब जो नंबर्स बचते हैं कंपोजिट, उनके पास 2 से ज़्यादा, देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, खुद के और 1 के अलावा भी उनके पास फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जांपल देखें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11 एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे ही जो कंपोजिट नंबर है, जिस फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मॉल एज देखूँ तो 4 है, 4 का एक तो 1 भी ये है फैक्टर है, दूसरा 2 भी फैक्टर है और 4 भी, तो 2 से ज़्यादा आ गए, दैट इज ए कंपोजिट नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, हर एक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो मैं किसी भी ये कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब जैसे कि मेरा 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2, तो कैसे लिखा 2 इंटू 2 क्या है, प्राइम है। तो मैंने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये हर एक नंबर के लिए यूनिक है, मतलब हर एक नंबर को मैं डिफरेंटली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 24, इसके मैं अगर प्राइम फैक्टर्स लिखूँ, मैं पहले 2 से स्टार्ट करता हूँ, 12, उसके बाद 2 6 और 2 6 12, ऐसे 2 इंटू 3 देता है मुझे 6। तो मैंने 24 की जो डेसिमल ये प्रोडक्ट फैक्टराइज किया तो मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगर मैं पहले ही 24 को स्टार्ट करता, पहले डिवाइड करता 3 से, तो मुझे क्या मिलता, 3 8 जार 24। उसके बाद मुझे 2 से करना था तो 2 4 जार 8, उसके बाद मुझे फिर से 2 से करना था, 2 2 जार 1,
2 2 जार 4 और फिर 1 से हो जाता, तब जाके मुझे 24 का जो फैक्टराइजेशन मिलता वो क्या था 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए इसमें भी 3 बार 2 है, इसमें भी 3 बार 2 है और 1 टाइम्स 3 है। तो ये मैटर नहीं करता कि हम किस ऑर्डर में कर रहे हैं, हमेशा जो 24 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो यही होगी 2 इंटू 2 इंटू डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, जो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ही निकलेगा। यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताती है कि किसी भी जो भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल 50 को मैं ऐसे ही लिखूँ तो कैसे लिखूँ 2 इंटू 25, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा तो उसके बाद 5 कैसे करेंगे, 5 5 जार 25, अब जाके 5 का 1 से होगा तो मैं लिख सकता हूँ 50 को कैसे 2 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर मैं पहले 5 से भी करता तो मुझे पहले 5 के 2 फैक्टर्स मिलते उसके बाद 1 का मिलता, लेकिन हमेशा मुझे पता है कि ये यूनिक होता है, मुझे 3 ही फैक्टर मिलेंगे और वो क्या है 2 1 टाइम्स और 5 मुझे 2 बार मिलेगा। यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिक सी थ्योरम है, इजी ग्रास्प करना इजी है। किसी भी कंपोजिट नंबर को तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हो और ये फैक्टराइजेशन जो है वो हमेशा ही यूनिक रहेगी। इसमें जितने भी फैक्टर्स आएंगे आप किस भी ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा जो फैक्टराइजेशन है दैट विल बी यूनिक फॉर ए पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर। यही थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर ए नंबर 4 पावर n। तो मुझे जो नंबर दिया है 4 पावर n, where n is a natural number, this n is natural number, that means it is value will be 1 or greater than 1 से आगे स्टार्ट होगा। क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद डिजिट 0। कहता है कि 4 पावर n में जो भी मतलब n का डिफरेंट वैल्यू देके जो भी मुझे नंबर मिलेंगे उसमें से आप मुझे बताइए कि कोई वैल्यू ऐसी है जो एंड करेगी 0 से, जिसके लास्ट में 1 प्लेस पे क्या आना चाहिए मुझे 0। देखिए हमने देखा कि कोई भी नंबर मतलब फंडामेंटल थ्योरम यूज करके देखेंगे हम, अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 से एंड होता है तो उसको 10 से डिवाइड 10 उसका फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अगर कोई 0 से होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 है, 100 विल बी डिविजिबल बाय 10 तो 10 इसका फैक्टर निकला। ऐसे ही अगर मेरे पास 5000 है, लास्ट में 0 है तो 10 इसका फैक्टर रहेगा। तो कोई भी नंबर अगर मेरा एंड हो रहा है 0 से तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 उसका फैक्टर है। 10 की मैं अगर फैक्टराइजेशन देखूँ वो क्या है 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 इंटू 5। तो 10 से डिवाइड होने के लिए मुझे जो इसके फैक्टर्स मिले वो है 2 और 5। तो मुझे जब भी नंबर में 5 का फैक्टर मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट इट कैन एंड विद द डिजिट 0। इसी तरह मैं देखूंगा मुझे 4 का देखना है तो मैं 4 का फैक्टराइजेशन देखूंगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 पावर n। देखिए इसमें अगर मुझे कोई फैक्टर 5 मिलता, अगर मेरा 5 फैक्टर मिलता, अगर ये प्रेजेंट होता तब जाके मैं बोलता कि इस नंबर को 10 से डिवाइड होता या ये नंबर 0 से एंड होता। लेकिन मुझे इसमें कोई भी 5 नहीं दिख रहा है, इसमें जो खाली फैक्टर्स है दैट इज 2 टाइम्स 5 नहीं मिला मुझे। तो वी कैन से दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच, जिसके लिए मुझे फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद 0। मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, n का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं जिससे मेरा 4 पावर n जो है वो 0 से एंड हो सके। ये सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि हमें बस देखना था कि कौन सा नंबर वो है जो 0 से एंड हो सकता है। तो 0 से एंड वही होते हैं जिनका 10 एक फैक्टर है, 10 के हमने फिर से फैक्टर किए तो 2 और 5 निकला। अब मुझे किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना है या वो 0 से एंड होना चाहिए तब जाके मुझे उसमें 2 और 5 मिलना चाहिए था एज फैक्टर्स, लेकिन मैंने देखा कि 4 में 2 तो मिला मुझे लेकिन 5 नहीं मिला। तब जाके हमने डिड्यूस किया कि ये जो नंबर है इट कांट एंड विद एनी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 4 पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम पे रिलेटेड। दूसरा देखते हैं हम। इट सेज एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and these are 2 questions। ये हम देखेंगे आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमें दिखाना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। पहला जो पार्ट है वो क्या है 7 into 11 into 13 plus 30।
ये मुझे बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई इज इट कंपोजिट। देखिए अगर मैं यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, मैं 13 को कॉमन निकालता, अंदर मुझे क्या बचेगा 7 × 11 और इस साइड बचेगा मुझे +1। ये मैं लिख सकता हूँ 13 × 7 × 11 विल बी 77 +1 दैट इज 78, दैट विल बी 13 × 78। अब अगर मैं 17 के फैक्टर्स देखूँ, क्योंकि 13 ऑलरेडी प्राइम है, इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं 78 को देखूँ, 78 का फैक्टराइज अगर मैं करूँ यहाँ से तो वो क्या आएगा 2 3 × 6 2 9 × 18। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से मैं ट्राई करूँगा, 3 1 × 3 3 3 × 9 दैट विल बी 13 × फिर से 13 मिला, फिर से 3 मिला और 2 मिला। देखिए ये जो नंबर मिला ना मुझे पूरा, ये सारा नंबर, इसके मुझे कितने फैक्टर्स मिले, क्योंकि 13 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, मैंने इसको एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा। और मेरी फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ये फैक्टराइजेशन लिखी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि सब प्राइम्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर था मेरा 7 × 11 × 13 + 13 दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सिंपल है, बस हमें फैक्टर्स दिखाने हैं कि दे आर प्राइम फैक्टर्स, और तब मैं बोल सकता हूँ कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मेरी फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसको भी अगर हम देखें, वो क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। 5 दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। देखिए कितने मुझे फैक्टर्स आ रहे हैं, 7 × 6 आ रहा है, 4 × 3 2 × 1 और प्लस लास्ट में 1 5। इनका मैं जब मल्टीप्लाई आपस में करूँगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा, उसमें ऐड 1 करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे पास एक तो 5 आ रहा है पहले से, उसके बाद जो और भी मुझे फैक्टर्स मिलेंगे दे ऑल विल बी प्राइम फैक्टर्स। क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स है। ये आप थोड़ा सा इसको आगे करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मेरे पास खाली प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तभी मैं इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मदद से बोल सकता हूँ कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें मुझे डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं जो कि क्या है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स है खाली। और मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकता हूँ, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकता हूँ। इसलिए मेरा ये जो नंबर है दैट इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब है जो हमारा तीसरा टॉपिक था इसका, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में प्राइम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं या लिख पाते हैं। तो उसी को यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, अब हम वो देखेंगे। देखिए जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ दो नंबर्स की, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर्स है ए एंड बी, दो नंबर्स है मेरे पास, इनकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूँ। ए की मेरे पास कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन है और बी की कुछ है। तो इन दोनों का अगर मुझे एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो मैं वो कैसे निकालूं, किसकी मदद से, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। वो मैं देखता हूँ कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है इनका, तो मैं देखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्वड इन द नंबर्स। ठीक, क्या प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, एक तो मुझे देखना है कि कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं इधर, हर एक नंबर में जो भी डिस्टिंक्ट नंबर्स है ए और बी दोनों में, उनका जो हाईएस्ट पावर है वो लेना है मुझे, तब जाके मुझे एलसीएम इन दो नंबर्स का मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं दो स्मॉलेस्ट नंबर्स ही लिखते हैं इधर, फिर आगे हम एग्जांपल्स में बड़े नंबर्स का भी देखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ मेरे पास 4 और 6 का, इन दोनों का मुझे अगर एलसीएम लिखना है तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, सॉरी 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 × 2, इसी तरह जो 6 है वो लिख सकता हूँ 2 × 3। इसी को देख के मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखिए ग्रेटेस्ट पावर मतलब 2 दो बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 पावर 2, क्या लिख सकता हूँ 2 पावर 2। ठीक, तो हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर है, एक तो 2 है दूसरा 3 है, हर एक डिस्टिंक्ट देखना है दोनों में एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में मुझे हाईएस्ट पावर क्या मिला 2 का, 2 पावर 2 दैट मीन्स 2 × 2, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही बार है तो मैं 3 एक बार लिखूंगा, वो क्या है
2 into 2 that is 4 into 3 that will be 12. So LCM of 4 and 6 will be LCM of 4 and 6 will be what? 12. ऐसे ही हमें डिस्टिंक्ट देखना है, लेकिन हाईएस्ट पावर पे फोकस करना है। जितने भी डिस्टिंक्ट मेरे फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब लिखने हैं और हाईएस्ट पावर कंसिडर करना है जब हम दो नंबर्स का LCM जब हम दो नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे HCF निकालना है, उसमें क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एक तो मुझे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, दूसरा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो देखना है। जैसे अगर मुझे HCF लिखूँ किसका? 4 और 6 का, तो मैं देख रहा हूँ कि 4 और 6 में कॉमन क्या है? 2 है, और इसका स्मॉलेस्ट पावर देखना है। वो स्मॉलेस्ट पावर इधर है 2 पावर 1, इधर चूंकि 2 पावर 2 है, तो मैं स्मॉलेस्ट कंसिडर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि पहले वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो जो मुझे HCF मिला वो क्या मिला मुझे? 2। HCF ऑफ 4 and 6 will be 2। इस तरह हम LCM और HCF निकाल पाते हैं किससे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे हम और एक रिजल्ट हमने निकाल रखा है जो कि हम बेसिक ये याद रख सकते हैं। वो क्या है? HCM और LCM का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन दो नंबर्स का, क्या? क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से दो नंबर्स का LCM निकाला और दो नंबर्स का HCF निकाला। अब अगर मैं उन दोनों का प्रोडक्ट देखूं, क्या LCM ऑफ किसका? दो नंबर्स जो भी है, फॉर एग्जांपल A एंड B, इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूं किसके साथ? HCF ऑफ A एंड B, वो मुझे हमेशा किसके बराबर आता है? इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। जो मेरे ओरिजिनल नंबर्स है उन दोनों का प्रोडक्ट और HCM इन दोनों का और LCM इन दोनों का, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही इक्वल होता है। ये भी हम, इस पे भी हम आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर मुझे कोई एक नंबर दिया है, उसके बाद LCM दिया है और HCF दिया है, तो मैं दूसरा नंबर निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे दो नंबर्स का LCM दिया है और दो नंबर्स दिया है, तो मैं HCF निकाल सकता हूँ। इसी तरह हम इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये था बेसिक्स रिलेटेड टू HCF एंड LCM। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इट सेज एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये फंडामेंटल थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या कह रहा है? 156 को मुझे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है, तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। ऐसे लिखने से थोड़ा इजी होता है रादर कि मैं ऐसे लिखूँ 2 into 2 into 2। अब ऐसे मैं फैक्टर्स निकालता हूँ तो लास्ट में मैं ऐसे उनको उस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकले। देखिए, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 14, 1 इधर से निकला, 2 8 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 6 10, 2 9 18। अब लास्ट पे ऑड है तो 2 से नहीं होगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 1 एंड 3 3 13 प्राइम है तो आगे हम नहीं कर सकते। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ कैसे? 2 into 2 into 3 into 13। ये है क्या? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फॉर 156। इसी तरह जो मेरा दूसरा नंबर है वो क्या है? 2484। इसकी अगर मैं देखूँ 2484, लास्ट पे इवन है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 2 2 4 एंड 2 2। फिर से इवन है तो 2 से करेंगे, 2 6 12 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। अब इवन है, ऑड है तो 2 से नहीं होगा, फिर से 6 + 2 दैट इज 8 + 1 9, दैट मीन्स 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो 3 2 6, फिर नहीं होगा 0, 3 7 21, यहाँ पे 3 था, 7 + 2 दैट इज 9, फिर से 3 से करेंगे क्योंकि हमने बेसिक्स में पढ़ा है कि जब सम ऑफ डिजिट्स को 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर से 3 से करेंगे तो 3 6 18 एंड उधर बच गए 2, 3 9 27, 6 + 9 = 15। फिर से 3 से करेंगे, 3 2 3 3 23। अब मुझे क्या है? वो एक प्राइम है तो मैं आगे और नहीं कर सकता, तो मैं लिख सकता हूँ 2484 को कैसे? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 23। ये है इस नंबर की क्या? एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेट। अब तीसरा पार्ट जो है मेरा वो क्या है? 5 0 0 एंड 5। देखिए 5 0 0 5। अब लास्ट में मुझे ऑड है तो मैं 5 ये 2 से नहीं कर सकता। 5 + 5 is 10, दैट मीन्स उसको 3 से नहीं हो सकता, तो मैं उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है? 5 से ट्राई करेंगे तो 5 1 उसके बाद 0 0 एंड 5 1। अब 5 से भी नहीं होगा तो 7 से ट्राई करेंगे क्योंकि उसके बाद वही प्राइम नंबर आता है। 7 1 7, 3 बच गए तो 7 4 28 एंड 7 3 21। अब फिर से 7 से नहीं होगा तो आगे जो मेरा प्राइम नंबर है दैट इज 11 11 1 11 एंड 11 3 33।
अब 13 जो है वो भी प्राइम है, तो आगे और नहीं कर सकते। तो 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7 × 11 × 13, ये है इसका क्या, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्या था, ये क्वेश्चंस बेस्ड थे किस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसी पे हमने ये सारे क्वेश्चंस किए कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है, 510 एंड 92 का मुझे LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और लास्ट में मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों का प्रोडक्ट और LCM HCF का प्रोडक्ट सेम है। देखिए 510 के जब मैं उसको फैक्टराइज करूंगा तो कैसे, 2 2 4 2 5 10 2 5 10, 3 से ट्राई करेंगे, 3 8 24 एंड 3 5 15, फिर 8 + 3 5 से करेंगे, 5 1 5 7, अब आगे नहीं होगा तो 510 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2 × 3 × 5 × 17। इसी तरह 92 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2 that is 2 4s and 2 6s 12, 2 4s 2 2s 2 3s 23 प्राइम है तो आगे नहीं लिख सकता, दैट मीन्स 2 × 2 × 23। अब LCM में मैंने बोला कि LCM ऑफ 510 और किसका, 92 का, किसके बराबर आएगा, हाईएस्ट पावर देखना है और जितने भी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं वो सब लिखने हैं। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 बार है तो 2 पावर 2 तो दोनों बार लिखना है, उसके बाद 3 एक बार है, उसके बाद 5 एक बार है, उसके बाद 17 एक बार है, और उसके बाद 23 एक बार है। ये मुझे LCM मिला दो नंबर्स का। इसी तरह HCF अगर मैं देखूं तो HCF में बोलता हूं कि एक तो कॉमन होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। कॉमन क्या है इन दोनों में, इधर 2 है इधर भी 2 है, स्मॉलेस्ट पावर 1 है और आगे कोई नहीं है, तो HCF जो है 510 का और 92 का, दैट इज इक्वल टू 2, और LCM ये है। अब मुझे वेरीफाई करना है क्या, 510 × 92 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस। एक तो जो LCM निकला, क्योंकि ये थोड़ा हेक्टिक नहीं होगा, कैलकुलेटर पे जल्दी हो जाएगा, इसलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ कि इसको चेक करें कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख के जाना है कि सर यहाँ पे गलत हुआ है, लेकिन ये गलत नहीं होगा, ये हमेशा ही इसके बराबर इक्वल आएगा। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं, 26 और 91 का देखना है। तो 26 को फैक्टराइज करेंगे, 2 × 13 प्राइम है तो आगे नहीं लिख सकते। इसी तरह 91 का देखेंगे तो 9 + 1 = 10, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करेंगे, 7 1s एंड 7 3s। तो 26 को लिखा मैंने एज 2 × 13 और 91 को लिखा मैंने एज 7 × 13। तो LCM जब हम लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा, 2 × 13 × 7 ना, ये मुझे LCM निकला। और HCF जब देखेंगे तो वो किसके बराबर है, दोनों में कॉमन देखना है, दैट इज 13, और स्मॉलेस्ट पावर तो 1 ही है तो 13 HCF आएगा। इसमें भी आप देखेंगे कि LCM × HCF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, 26 × 91। ये आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट में जरूर लिखिए कि हमने सर ये क्वेश्चन कर दिया है जो आपने होमवर्क में रखा था। ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM एंड HCF। और एक क्वेश्चन है, फाइंड LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने देखा दो नंबर्स का हम देख रहे थे, अब 3 नंबर्स का हम देखेंगे। सेम प्रोसीजर है, हर एक में यही करना है। देखिए पहला पार्ट जो है वो क्या है, 12, 15 और 21 का हमें LCM और HCF निकालना है। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, ठीक। इसी तरह 15 को लिखे तो 3 × 5 लिख सकते हैं। इसी तरह 21 को लिखे तो 3 × 7 लिख सकते हैं। अब मुझे LCM निकालना है तीनों का, तो LCM में मुझे पता है कि हाईएस्ट पावर और डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं सारे लिखने हैं। हाईएस्ट पावर 2 में क्या है, 2 × 2, 3 एक ही बार है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो एक ही बार लिखना है। और डिस्ट्रिक्ट है 5 वो भी लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट है 7 वो भी लिखना है। तो LCM मुझे निकला कितना, 2 2 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 एंड 60 × 7 = 420। इसी तरह HCF जब देखेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन होना चाहिए। देखिए 3, 3 और 3, तो हाईएस्ट जो HCF निकला वो क्या निकला, 3। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, 8, 9 और 25। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2। इसी तरह 9 को लिखेंगे कैसे, 3 × 3,
इसी तरह 25 को लिखेंगे क्या, 5 इंटू 5। देखिए इसमें हम एलसीएम तो निकाल पा रहे हैं इनका, क्योंकि एलसीएम में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 8 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि हाइस्ट पावर कंसिडर कर रहे हैं दैट इज 9, और 5 इंटू 5 दैट इज 25। ये मुझे एलसीएम निकलेगा इन तीनों का प्रोडक्ट। और एचसीएफ जो है इनमें कॉमन क्या है, ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि हमें कोई भी इधर कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 हमेशा ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। ऐसे आप देख भी पाएंगे कि जब क्या एलसीएम जो है वो इसके बराबर आ रहा है और एचसीएफ जो है वो हमेशा इनका 1 ही रहेगा। ये था बेसिक क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। इसी तरह और एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अब चूंकि हमने जो थ्योरी पार्ट था वो कर लिया, अभी क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, दैट इज देयर इज ए सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल पूरा तो नहीं बन रहा फिर भी। Circular path around a supports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. तो सोनिया कोई लड़की है, उसको लगते हैं कितने 18 मिनट्स। That takes 18 minutes to complete one revolution. अगर वो पूरा इसके इर्द गिर्द घूमती है तो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मानो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इधर से पूरा घूम के वो इधर पहुंचती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। While रवि टेक्स 12 मिनट्स। लड़का एक है रवि, ऑब्वियसली लड़का थोड़ा तेजी भागता है तो उसको 12 ही मिनट लगेंगे, उसको 12 मिनट लग रहे हैं। एंड क्वेश्चन सेज कि सपोज दिस बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब वो इसी पॉइंट एस से एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे और एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये नहीं कि सोनिया इधर जा रही है तो वो उधर जा रहे हैं, नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंड क्वेश्चन सेज आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया दोनों कब मिलेंगे। देखिए सोनिया ने एक चक्कर लगाया, उसको 18 मिनट लगे इधर पहुंचने में। रवि ने भी सेम टाइम पे स्टार्ट किया, उसने 12 मिनट में ही कर लिया। मतलब जब सोनिया पहले राउंड के बाद इधर पहुंची तो रवि पहले से ही इधर से निकल गया है। इसी तरह सोनिया फिर से इधर निकली तो इसको फिर 18 मिनट लगे, मतलब 36 मिनट में वो 2 बार इधर पहुंची स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन रवि को 12 मिनट ही लग रहे, वो तब तक 3 बार इधर पहुंचा। तो जब 36 मिनट हुए तो वो पहली बार इधर फिर से आके मिले। तो वो हमें कैसे निकाला, ऐसे तो हमने थ्योरेटिकली बोल दिया कि वो 36 मिनट के बाद या इतने टाइम के बाद वो हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। लेकिन हम ये अगर मैथमेटिकली देखें तो हम अगर इन दो नंबर्स का क्या एलसीएम निकालें, क्या निकालें एलसीएम, वो हमें देगा कि वो कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों का होगा वहीं पे आके मिलेंगे। तो हमें एलसीएम निकालना है 18 और 12 का, जो भी वो आएगा हम देखेंगे कि ये उधर ही मिल रहे हैं। ठीक, तो 18 को मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ तो कैसे लिखूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह 12 को लिखूँ तो कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर कंसिडर करनी है और हर एक को लिखना है। एलसीएम में क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसी तरह 3 कितनी बार है, 2 बार। दैट मीन्स 2 2 4 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 इंटू 3 इज 36। वही जो हमने वैसे थ्योरेटिकली निकाला था वही यहाँ पे भी निकाला है कि वो आफ्टर 36 मिनट्स स्टार्टिंग पॉइंट के बाद दोनों आकर उधर ही मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, दोनों आके उधर ही मिलेंगे। बस देखना था कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझिए, आंसर निकालना कोई बड़ी बात या वो कोई मुश्किल काम फिर नहीं होता। बस पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए एग्जाम्स में भी और ऐसे भी कि क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, इसमें हमें कौन सा लगाना है, कहीं एचसीएफ तो नहीं लगाना था, एलसीएम ही क्यों लगाना था, वो सब देखना है, तब जाके क्वेश्चन फिर ईजी बन जाता है। और एक क्वेश्चन है, ऐसा ही हमने लास्ट अभी थोड़ी टाइम पहले ही किया था कि क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द नंबर 6 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट नेचुरल नंबर्स। एंड मुझे बताना है कि क्या n की कोई वैल्यू है जिसके लिए जो 6 पावर n है वो किससे एंड होता हो, 0 से, या वो 10 से डिविजिबल हो। तो 0 से एंड होने के लिए पहले भी मैंने बोला कि उसके पास वो 10 एज ए फैक्टर होना चाहिए। 10 के फिर मैं जब फैक्टर देखता हूँ तो 2 और 5 है, तो मुझे जब दोनों मिलेंगे तब जाके मैं बोलूँगा कि ये नंबर 10 0 से एंड हो सकता है। लेकिन जब मैं 6 को फैक्टराइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ उसके पास 2 और 3 ही फैक्टर है, मुझे चाहिए था 5, लेकिन 5 इधर नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 6 पावर n में n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे 6 पावर n ऐसा नंबर बने कि जिसके 1s प्लेस पे 0 डिजिट आ पाए।
सिंपल क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही क्वेश्चन किया था, बस उसमें 6 की जगह 4 था, बाकी क्वेश्चन सेम जैसे कि रिपीटेड आ रहा है। तो देखना है कि एंड कैसे हो रहा है, उसके फैक्टर्स कैसे, और फिर फैक्टराइजेशन करके देखना है कि अगर मेरे पास 5 आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो मैं बोल देता कि 6 पावर n की हाँ कोई वैल्यू होती है n के लिए जिसके लिए ये 0 से एंड होता है, लेकिन मेरे पास इसकी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जिससे ये 0 से एंड हो सके। और एक क्वेश्चन, फाइंड मिसिंग नंबर्स इन द फैक्टर ट्री। देखिए ट्री फैक्टर जैसे हम ऐसे बना रहे थे, इसने अब थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया है कि बॉक्सेस में बंद करके रखा है, मुझे यहाँ पे a दिया है और 2 से डिवाइड किया है, फिर यहाँ पे मुझे b मिल रहा है, फिर से 2 से डिवाइड किया है, फिर मुझे c मिल रहा है, फिर से 2 से डिवाइड किया है, और लास्ट में मुझे रिमाइंडर 17 मिल रहा है। तो मैं कैसे अपने इन नंबर्स को वापस लिख पाऊँ? देखिए मैं a को डिवाइड करता हूँ 2 से, तब जाके जो मुझे आता है तो वो मैं इधर लिख लेता, ठीक। इसी तरह फिर मैं b को 2 से डिवाइड करता, जो भी मुझे उधर ये कोएफिशिएंट आता तो वो मैं इधर लिखता। इसी तरह c को डिवाइड करके मुझे कोएफिशिएंट 17 मिला तो वो मैंने इधर लिखा। अब मुझे अगर c चाहिए तो मुझे इन दोनों का क्या करना है, आपस में मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल। अभी तक हम ऊपर से नीचे आ रहे थे डिवाइड करते हुए, अब नीचे से ऊपर जाना है लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो मैं 17 इंटू 2 दैट विल बी 34, तो c की जगह मुझे 34 मिला। इसी तरह c इंटू 2 करूँगा तो b मिलेगा, c 34 है इंटू 2 दैट विल बी b, 34 इंटू 2 विल बी 68। अब मुझे b की वैल्यू मिली, b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, a मिलेगा। 68 इंटू 2 दैट इज 2 8 16, 2 6 12 प्लस 1 दैट इज 13, ठीक। तो मुझे a की वैल्यू पे मिला क्या, 136। b का जो वैल्यू है वो है 68 और c का वैल्यू है 34। बस अभी तक जो हम ऊपर से नीचे डिवाइड करते आ रहे थे, अब हमने उसी का रिवर्स ऑपरेशन किया मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से हमने अपने c का, b का और a का वैल्यू निकाल लिया। और एक क्वेश्चन है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11। मुझे HCF दिया है 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल a and b, दैट इज गिवन टू बी 11, and their LCM of A and B is given to be 7700. If one number is 275 and for example मैं मान के चलूँ कि A मुझे दिया हुआ है 275, it says find the other one, तो मुझे B की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि क्या HCF of A into B, A comma B into LCM of A comma B will be equal to what, A into B, ठीक। तो HCF मुझे निकला क्या, 11। इसी तरीके से LCM मुझे निकला 7700 और A मुझे दिया हुआ है कि 275 है इंटू B। देखिए B का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाई 275, ठीक। तो B का वैल्यू मुझे किसके बराबर आएगा, देखिए 11, और इसको अगर मैं करूँ 11 1 सा 11 2 ज़ा 22, यहाँ से मुझे 5 रिमेन बचे, 5 इंटू 11 5 ज़ा 55, तो मुझे डिनोमिनेटर में 25 आएगा और ऊपर 7700। इसको मैं 5 से फिर से अगर दोनों को डिवाइड करूँ तो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, इधर 2 बचे 27, 5 ज़ा 2 बचे 4 और 0, क्या बचा 1540 डिवाइडेड बाई 5। फिर से 5 से करेंगे क्योंकि क्लास में 0 है तो कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 0 ज़ा एंड 5 8 ज़ा 40। तो B का जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज 308। क्या हमने क्या यूज़ किया कि HCF और LCM का प्रोडक्ट जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इस तरीके से हमने अपना जो दूसरा नंबर था वो भी निकाल लिया। और एक क्वेश्चन है कि 3 पीसेज ऑफ टिम्बर दैट इज 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? तो मुझे लकड़ी के कुछ वो दिए हैं, एक मतलब बड़ा है, इतने बड़े लॉन्ग्स दिए हैं, 42 मीटर का एक है, 49 मीटर का एक है, 63 मीटर का एक है। मुझे इनको अब इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है ऐसे कि एक तो वो ग्रेटेस्ट हो और सबसे मैं वही एक बड़ा पीस निकाल पाऊँ। तो बड़ा जब लिया है व्हेन इट सेज कि ग्रेटेस्ट निकालना है, दैट मीन्स वी आर कंसर्निंग व्हाट, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 42, 49 एंड 63।
जो भी मुझे HCF निकलेगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द ईच प्लेन। देखिए उसके लिए मैं पहले फैक्टराइज करूंगा 42 को 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, उसके बाद 3 इंटू 7 आ गई मुझे 42 की फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से 49 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 7। इसी तरीके से 63 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब मुझे HCF निकालना है तीनों में। HCF में मैं क्या लेता हूँ, एक तो कॉमन हो और दूसरा स्मॉलेस्ट पावर। हाईएस्ट पावर था 7 पावर 2, लेकिन स्मॉलेस्ट है 1, तो मुझे HCF क्या निकला 7 पावर 1, दैट विल बी 7। तो 7 मीटर इज द पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ, इज द पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ पॉसिबल, जिससे मैं इक्वली इनके पार्ट्स निकाल सकता हूँ इन तीनों लॉग्स में से। ठीक, अब और एक क्वेश्चन इसी पे बेस क्वेश्चन है कि 3 मेजरिंग रॉड्स 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे ग्रेटेस्ट दिखाना था, तो ग्रेटेस्ट जब मुझे कोई भी फाइंड करना हो सब चीज़ों में से तो मैं HCF निकालता हूँ, लेकिन इधर मुझे लीस्ट दिखा रहा है कि फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ। मैं कितना छोटे से छोटा कपड़ा ले सकता हूँ जिसको मैं 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की रॉड से एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ। तो मुझे तीनों का क्या है LCM निकालना है। तो उसके लिए मुझे पहले क्या फैक्टराइज करना है, 2 इंटू 32 2 16 2 8 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, दैट इज 64 को मैं लिख सकता हूँ कैसे 1 2 3 4 5 और 6, दैट मीन्स 2 पावर 6। इसी तरीके से 80 को अगर लिखिए, 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 80 को मैं लिखूँगा 2 इंटू 40, उसके बाद 2 इंटू 20, उसके बाद 2 इंटू 10, उसके बाद 2 इंटू 5, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4 इंटू 5। इसी तरीके से 96 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा, उसके बाद 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 6 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 5 इंटू 3। अब मुझे निकालना क्या है LCM, क्योंकि मुझे लीस्ट काउंट जो आएगा इनका वही निकालना है। उसके लिए मैं LCM निकालूंगा, दैट विल बी LCM ऑफ व्हाट 64 80 एंड 96। जो भी मुझे LCM निकलेगा वो क्या, एक तो हाईएस्ट पावर कंसिडर करना है किसका, जो भी जितने भी नंबर्स है 2 पावर 6, क्योंकि 2 में हाईएस्ट पावर यही है, और फिर 3 एक बार है और 5 एक बार है। 2 पावर 6 मुझे किसके बराबर है 64 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 50, दैट विल बी इक्वल टू 64 इंटू 15, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32 प्लस 4 and 6, that is 0, 4 plus 2 is 6 and 6 plus 3 is 9, that will be 960 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ। लीस्ट जो मुझे क्लॉथ की लेंथ चाहिए वो 960 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाके मैं इन तीनों रॉड से उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ। और एक और सवाल जो कि आज के इस लेक्चर का लास्ट सवाल रहेगा, 6 bells commence tolling together and toll at an interval of 2 4 6 8 10 12 minutes respectively in 30 hours, how many times do they toll together। अब मुझे इतने नंबर दिए 2 4 6 8 12 10 और 12, मतलब 6 बेल्स है, एक दो मान के चलो कि 2 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट और 12 मिनट के बाद ये 6 बेल्स रिंग करती है। अब जब इन्होंने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल टाइम 0 पे या टाइम 1 पे इन्होंने स्टार्ट किया, तो पहले ये सारी एक साथ बज गई, इन्होंने बेल की, ठीक, इनसे आवाज़ निकली। उसके बाद ये बोलता है कि 30 घंटों में ये कितनी बार एक साथ ही ऐसे ही रिंग करेंगी। तो उसके लिए मुझे पहले इनका क्या निकालना है, क्योंकि मुझे लिस्ट इनका देखना है, तो पहले मैं इनका LCM चेक करूँगा। देखिए 2 को मैं लिख पाऊँगा कैसे, 2 का फैक्टर है 2 ही। इसी तरह 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2, इसी तरह 6 को लिखूंगा 2 इंटू 3, इसी तरह 8 को लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी तरह 10 को लिखूंगा 2 इंटू 5, इसी तरह 12 को लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे LCM निकालना है इन सब का, तब जाके मुझे पता चलेगा कि ये कितने टाइम के बाद
मतलब कितना लीस्ट टाइम इनको लगेगा कि ये एक साथ फिर से रिंग करेंगे। फिर मैं देखूंगा कि कितनी बार रिंग करेंगे, 30 घंटों में। तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। देखिए इधर 2 का पावर 1 है, इधर 2 का पावर 2 है, इधर 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 इज द हाईएस्ट पहले मैं बोलूँगा। डिस्टिंक्ट और 3 है, ठीक, तो 3 का पावर 1 ही है तो वो लिखूंगा। डिस्टिंक्ट 5 है तो वो लिखूंगा। तो एलसीएम जो आएगा 2 पावर 3, दैट विल बी 8 × 3 × 5, व्हाट विल बी 8 3 ज़ा 24 × 5, दैट विल बी 120। तो 120 मिनट के बाद ये सारी बेल्स फिर से रिंग करेंगी। अब मुझे 30 घंटों में बोलना है कि कितनी बार ये रिंग करेंगी। या तो मैं ये 120 मिनट उसको घंटों में चेंज करूँगा, या 30 आवर जो है उनको मिनट्स में चेंज करूँगा। तो इजी मेरे लिए यही है कि 120 को आवर्स में चेंज करूँ तो वो कितने आवर होंगे, वो 2 आवर होंगे, ठीक। अब मुझे देखना है कि 30 घंटों में कितनी बार करेंगे, तो 30 को मैं इस 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक। 30 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 15 टाइम्स दे विल रिंग इन 30 घंटों में। एक तो स्टार्टिंग पे इन्होंने रिंग किया था, उसके बाद जो 30 घंटे हुए उसमें इन्होंने 15 टाइम्स रिंग किया, ठीक। और ये 1 स्टार्टिंग पे किया था, तो टोटल जो भी था दैट विल बी 16 टाइम्स। अगर दिया है कि मतलब अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। अगर दिया है कि स्टार्टिंग वाला भी ऐड करना है तो तब जाके 16 टाइम्स दे विल रिंग। लेकिन अगर ये दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि इन 30 घंटों में वो कितनी बार रिंग करेंगी, देन इट विल बी 15 टाइम्स ओनली, ठीक। देखना क्या था कि एलसीएम निकालना था, उसके बाद हमें देखना था कि कितने घंटे के बाद कर रहे हैं, और फिर जितना भी पूरा टाइम इंटरवल दिया था उसको उसी एलसीएम के टाइम इंटरवल से डिवाइड करके हमें निकला कि ये कितनी बार एक साथ फिर से रिंग करेंगे। ये था हमारा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। अब आप मत ये सोच रहे होंगे कि हमने 2 नंबर्स का जब एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो उस पर हमने एक रिजल्ट निकाला था, वो था ये कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम ऑफ ए कामा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कामा बी वो होता है बराबर किसके, ए इंटू बी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं क्योंकि ये कि शायद 3 नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है, लेकिन ये सेम रिजल्ट मतलब एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, दैट डज नॉट होल्ड फॉर 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स के लिए वो होल्ड नहीं करता। 3 नंबर्स में जो मेरा एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, तीनों का प्रोडक्ट जो भी मेरे नंबर है पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ किनका, तीनों नंबर्स का। और डिवाइड करना है मुझे एचसीएफ 2 नंबर्स का लेके, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी आर। इसी तरह अगर मुझे एचसीएफ 3 का निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एलसीएम टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक। तो इसमें क्या याद रखना है, एलसीएम किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। इसी तरह एचसीएफ निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई एलसीएम टेकन 2 एट ए टाइम। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, लेकिन वैसे भी 10th लेवल पे तो इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये फॉर्मूले याद रख सकते हो। फॉर 3 नंबर्स अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। यहाँ पे आके हम अपना जो लेक्चर 1 है वो एंड करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। आगे आने वाले हफ्ते में इसका जो है दूसरा लेक्चर भी आएगा, तब तक आप जितने भी इसमें होमवर्क दिए हैं 1-2 क्वेश्चन वो देख लेंगे, और अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है या जेके बोस की जो बुक है उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे वो करेंगे। और अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर इस क्वेश्चन में, या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो कमेंट में लिख दीजिए, हम वो उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितना हो सके ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जो दूसरे बच्चे भी हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और कौशल साइंटिस्ट की चैनल को भी शेयर कीजिए। टिल देन अगले नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय।